हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 20 से लेकर 26 जनवरी तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से एंड तक सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, क्योंकि 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। इन्हीं की जयंती के रूप में सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को। अब इसी उपलक्ष्य में केंद्र सरकार सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड हर साल प्रदान करती है। 2025 के लिए ये अवार्ड दिया गया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। अब बात आती है कि अवार्ड किसे दिया जाता है। तो देखिए, किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जिसने आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम किया हो, अपना योगदान दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। अगर यह अवार्ड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया जाता है तो 51 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अब इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया इस बार, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया, क्वेश्चन हमारा ये था। तो यह है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में शतरंज की फिडे रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन बने? तो देखिए, वर्ल्ड चेस फेडरेशन की रैंकिंग है फिडे रैंकिंग। परफॉर्मेंस के आधार पर पूरे वर्ल्ड के जो चेस प्लेयर हैं उनकी रैंक जारी करता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। हाल ही में देखिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की जो फिडे रैंकिंग आई है उसमें भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी बने हैं डी गुकेश। आंसर डी गुकेश हो जाएगा। हाल ही में जारी फिडे रैंकिंग में भारत के डी गुकेश को 2784 अंक दिए गए हैं, और वर्ल्ड में ये टॉप प्लेयर में शामिल हैं। टॉप 4 प्लेयर में इनको जगह दी गई है। फिडे रैंकिंग में चौथे नंबर पर है डी गुकेश, पहले नंबर पर है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, सेकेंड पर है हिकारू नाकामुरा अमेरिका के, और फेबियानो कारुआना जो कि अमेरिका के ही हैं, ये तीसरे नंबर पर हैं, तीनों ही चेस प्लेयर। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं इंडिया के डी गुकेश, और 5वें नंबर पर इंडिया के अर्जुन एरिगेसी को रखा गया है। इंडिया के ऐसे व्यक्ति जो कि फिडे रैंकिंग में आज तक सबसे टॉप रैंक पर आए हैं, तो ये हो जाते हैं डी गुकेश, जिनको 2784 अंक दिए गए। आपको पता है, लास्ट ईयर ही डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। इन्होंने फाइनल में चाइना के डिंग लिरेन को हराकर 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था। खेलों में इनकी उपलब्धि के कारण इसी साल 2025 में जनवरी में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सम्मान पाने वाले भी ये सबसे युवा व्यक्ति है, सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिराभरणी करुमेनियार नंबियार नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो तमिलनाडु की 3 नदियां हैं फ्रेंड्स। एक का नाम है तमिराभरणी, एक का नाम है करुमेनियार, और तीसरी है नंबियार। इन तीनों ही नदियों को आपस में लिंक किया जा रहा है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने हाल ही में इस नदी जोड़ो परियोजना को अनाउंस किया, और इसका इनॉग्रेशन करेंगे ये फरवरी 2025 में। तमिलनाडु में सूखे के संकट से निपटने के लिए 900 करोड़ रुपए की इस परियोजना को शुरू किया जा रहा है, ताकि राज्य में जल संकट को खत्म किया जा सके। तो तमिराभरणी करुमेनियार नंबियार नदी जोड़ो प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य में। 2025 को यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया? तो यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में मनाएगा।
देखिए, किसी भी चीज़ पर, किसी भी मुद्दे पर पूरे वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए यूनाइटेड नेशन पर्टिकुलर किसी ईयर को उस मुद्दे से संबंधित ईयर के रूप में घोषित करता है। फॉर एग्जाम्पल 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया था यूनाइटेड नेशन ने, मोटे अनाज का वर्ष। इसी तरीके से 2025 को यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया है। और साथ ही साथ इसने अनाउंस किया है कि 21 मार्च से अब हर साल वर्ल्ड ग्लेशियर डे के रूप में मनाया जाएगा। तो 2025 में यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया। फ्रेंड्स, आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि इस साल हम 76th रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में पिछले 5 दिनों से क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए सेल चल रही थी, जहां पर आपके लिए सभी कोर्सेज काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल हैं। आज भी लास्ट डे आप इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। और स्पेशली देखिए, जो हमारा 100 आवर जीएस का कोर्स है वो आज के लिए आपको काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। 899 में आप 100 आवर जीएस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर पूरे जीएस को बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से, सिंपल कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाया गया है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हर्डल आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी क्वेरी सॉल्व कर देगी। आई होप आपको ऑफर अच्छा लगा होगा। लास्ट डे के लिए है, तो आज के लिए आप इसे 899 में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पहले इस संस्था की बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में है क्या। पूरे वर्ल्ड में जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उनके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना और इनके लिए एक पॉलिसी मेकर के रूप में काम करना इंटरनेशनल लेवल पर, यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्था की स्थापना की गई थी 1919 में। हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है और वर्तमान में 187 कंट्रीज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। अब ये एक रिपोर्ट जारी करता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। मतलब पूरे वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट को लेकर इस रिपोर्ट में डेटा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो फैक्ट बताए गए हैं, अगर हम उन पर नज़र डालें तो रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के 186 मिलियन बेरोजगार अभी हमको देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट दर इस साल 5% है और युवा बेरोजगारी दर पूरे वर्ल्ड में 12.6% है इस साल। और ग्लोबल लेबर मार्केट जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो युद्ध चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण और डेब्ट इशू के कारण बहुत ही चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो इस तरीके से रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को इंडिकेट किया गया है। रिपोर्ट किसने जारी की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, इसे जारी करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आगे, हाल ही में संचार साथी मोबाइल ऐप किस डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। जनवरी 2025 में हाल ही में भारत के दूरसंचार विभाग ने भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी को और सुरक्षा को बेहतर करने के लिए एक तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 को लॉन्च किया और इसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो इंडिया में जो सिटीज़न हैं उनके टेलीकॉम संसाधनों की सुरक्षा करना और उन्हें फ्रॉड से बचाना, यह मुख्य उद्देश्य है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन का। किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। इसके बाद आगे चलिए। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन क्रिकेट टीम के नए बैटिंग कोच के रूप में अपॉइंट किया गया सितांशु कोटक को। अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच के रूप में काम कर रहे थे विक्रम राठौर, जिनकी जगह ली है सितांशु कोटक ने। सितांशु कोटक 2014 में सौराष्ट्र टीम के कोच बने थे और अब इन्हें इंडियन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया।
यहाँ पर ये याद रखिएगा कि करंट इंडियन मेन क्रिकेट टीम कोच की बात करें तो ये गौतम गंभीर हैं, और करंट इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के कोच की बात करें तो ये वर्तमान में अमोल मजूमदार है। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। इंडियन मेन क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर मेन कोच हैं, और इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के मेन कोच अमोल मजूमदार। और अभी इंडियन मेन क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच कौन? सितांशु कोटक। हाल ही में सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ, जिसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है, इसकी देखिए अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापना की गई थी 1939 में। तब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था, और भारत की आज़ादी के बाद इसका नाम बदला गया, 1949 में, और नाम किया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब सीआरपीएफ। हाल ही में सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा देखिए, सीआरपीएफ काम क्या करता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करता है सीआरपीएफ। एक अर्धसैनिक बल है। अगर इंडिया के अंदर कहीं भी दंगे हो जाते हैं, कहीं भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को डैमेज करती है, तो वहाँ पर सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगी कौन? सीआरपीएफ। तो हाल ही में सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? क्वेश्चन हमारा ये है। ये बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि 1991 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर हैं। इसके बाद खो खो वर्ल्ड कप 2025 में विमेंस कैटेगरी और मेंस कैटेगरी का खिताब किसने जीता? देखिए, आपको पता होगा कि ये पहला खो खो वर्ल्ड कप है 2025 में, जिसका आयोजन इस साल इंडिया में किया गया, और ब्रांड एम्बेसडर बने थे इसके सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का हाल ही में जो फाइनल खेला गया, उसमें विमेंस कैटेगरी और मेंस कैटेगरी दोनों का ही खिताब इंडियन खो खो टीम ने अपने नाम किया। हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो फाइनल खेला गया था, उसमें विमेंस कैटेगरी और मेंस कैटेगरी दोनों का ही खिताब इंडियन खो खो टीम ने अपने नाम किया, और दोनों ही टीमों ने नेपाल को हराकर ये खिताब जीता है। 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। ऑर्गेनाइज करवाया था खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने। नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 23 देशों की टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, और तेजस और तारा को इसका मैस्कॉट घोषित किया गया था। अब इसमें मेंस और विमेंस टाइटल किसने जीता है? विनर हो जाती है इंडिया, और रनर अप हो जाती है नेपाल की खो खो टीम। यहाँ पर जो इंडियन विमेन टीम थी, उसकी कप्तान थी प्रियंका इंगले, और मेंस टीम के कप्तान थे प्रताप वेकार। दोनों ही टीमों ने नेपाल को हराकर खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ये अमेरिका के इन्होंने 47वें प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में शपथ ली। लास्ट ईयर नवंबर में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की थी। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुके हैं। फिर 46वें प्रेसिडेंट बने जो बाइडेन, और अब 47वें प्रेसिडेंट एक बार फिर से बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, लास्ट ईयर ही टाइम्स मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया था, और अब डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के कार्यकाल के लिए 47वें प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत से किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल किया गया? देखिए, एक संस्था है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। पूरे वर्ल्ड में धरोहरों को क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट या फिर नेचुरल डिजास्टर के खतरों से बचाने के लिए वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड काम करती है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब ये हर 2 साल में एक लिस्ट जारी करता है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, जिसका नाम है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट। 2025 में जो लिस्ट आई, उसमें 25 धरोहरों को इसने शामिल किया, जिसमें से भारत की 2 धरोहरें या 2 प्लेसेस शामिल है। एक है मूसी नदी के ऐतिहासिक स्थल, और दूसरा है भुज का हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम। इन 2 प्लेसेस को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 की सूची में जगह दी गई है। अब बात आती है कि इस लिस्ट से होता क्या है। देखिए, अगर कोई भी प्लेस वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में शामिल किया जाता है, तो पहली चीज़ तो इंटरनेशनल लेवल पर
टूरिज्म को आकर्षित करने में मदद मिलती है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है वो भी यहाँ पर आर्थिक सहायता देता है इन क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये फ़ायदे होते हैं वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में शामिल किए जाने से। 2025 में इंडिया के 2 प्लेसेस शामिल है, मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन और दूसरा है भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम। 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 21 जनवरी को 3 राज्य ऐसे हैं जो कि अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये हैं त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, क्योंकि 21 जनवरी 1972 को तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इस साल इन तीनों ही राज्यों ने अपना 53वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो कौन से 3 राज्य हैं? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। यहाँ पर स्थापना दिवस याद रखिएगा कि कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 21 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या घोषित की गई है? तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जिसमें देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इसने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% का लगाया है। वैसे 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए और इसके अलावा 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, दोनों ही साल के लिए हमारी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान वर्ल्ड बैंक ने 6.7% का लगाया है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पार्टनर स्टेट बना है? तो ब्रिक्स समूह के पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल किया गया है नाइजीरिया को। यहाँ पर देखिए ब्रिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्रिक्स वर्ल्ड की 4 उभरती हुई इकोनॉमी वाले देशों का एक समूह था। शुरुआत में 2006 में 4 देश एक साथ आए थे, जिनमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। आगे चलकर 2009 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन आयोजित किया जाता है रशिया में। उसके 1 साल बाद मतलब 2010 में ब्रिक्स की 5वीं मेंबर कंट्री बनती है साउथ अफ्रीका। और इस तरीके से 2010 में ब्रिक्स के सदस्य देश हो जाते हैं 5। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 5 और सदस्य देश इंक्लूड हुए, जिनमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल था। तो ये 10 हो गए 2024 में। और अभी 2025 की शुरुआत में इंडोनेशिया इसका 11वां सदस्य देश बना। तो 11 मेंबर कंट्री है ब्रिक्स में वर्तमान में। इसके पहली समिट 2009 में रशिया में हुई थी। लास्ट ईयर 2024 में इसकी समिट का आयोजन किया गया था, जो कि 16वीं समिट थी रशिया के ही कजान में। और इस साल 2025 में इसका 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ब्राज़ील में। अभी ब्रिक्स समूह का पार्टनर स्टेट बना है इस साल नाइजीरिया। देखिए ये फुल मेंबर कंट्री नहीं बनी है, बल्कि पार्टनर्स स्टेट के रूप में इसने खुद को रजिस्टर किया है ब्रिक्स में। आगे चलिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता है? तो हाल ही में देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में कर्नाटका ने विदर्भ को 36 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। कर्नाटका की ये 5वीं विजय हजारे ट्रॉफी है और अब सर्वाधिक 5 बार तमिलनाडु और कर्नाटक ने इस खिताब को अपने नाम किया है। विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक के कैप्टन मयंक अग्रवाल थे। रनर अप रही कौन? तो यह है विदर्भ की टीम। यह क्रिकेट टूर्नामेंट है विजय हजारे के नाम से, जिसकी शुरुआत 1993-1994 में की गई थी। 2024-25 का फाइनल विदर्भ को हराकर कर्नाटक की क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया। हाल ही में लॉन्च किए गए एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। भारत सरकार ने देखिए जनवरी 2025 में डिजिटल गवर्नेंस को और अधिक कुशल बनाने के लिए, स्किल्ड बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया है। अब इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी कॉरपोरेशन ग्रुप हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, जितने भी स्टार्टअप या फिर सोसाइटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, वो अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सारी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और एक सिंगल क्लिक पर उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो एंटिटी लॉकर को डिजी लॉकर की तरह ही हाल ही में लॉन्च किया है
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कवचम सिस्टम लॉन्च किया है? देखिए, कवचम का फुल फॉर्म देखिए पहले, केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है केरला गवर्नमेंट को। केरला के सीएम पिनराई विजयन के द्वारा राज्य में कवचम सिस्टम को लॉन्च किया गया। यह केरल में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लाई गई एक पहल है, जिसके माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकेगा राज्य में। तो कवचम सिस्टम को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है केरल सरकार को। हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया? तो ये संस्थान है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम बदलकर हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर किया गया है। देखिए, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है, जहां पर तंबाकू पर रिसर्च का काम किया जाता है। लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ाया गया है और अब यह संस्थान हल्दी, मिर्च, अरंडी, अश्वगंधा जैसी जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, इन पर भी रिसर्च का काम कर पाएगा। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर हाल ही में किया गया। पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में होने जा रहा है? पहली ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से लेकर 30 जनवरी तक किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। अब देखिए, इसमें किस बात पर चर्चा की जाएगी? तो 2036 में क्या इंडिया ओलंपिक का आयोजन करवा सकता है? पूर्व में जो हमने खेल आयोजित करवाए हैं, जैसे कॉमनवेल्थ, उससे क्या हमको प्रॉफिट हुआ है? और आगे चलकर अगर हम ओलंपिक का आयोजन करवाएंगे तो क्या वो हमारे सरकारी खजाने पर बोझ तो नहीं बनेगा? इन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ओलंपिक के लिए जो भी स्टेडियम बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स ट्रैक बनाए जाएंगे, क्या उनको टेम्पररी बनाया जाए या फिर परमानेंट बनाया जाए फ्यूचर के लिए भी? इस तरीके की सभी चीज़ों पर ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाने वाली है। तो ये पहला ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस है, गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन कल से शुरू होगा। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 देने की योजना को शुरू करने की घोषणा की? हाल ही में किस राज्य के सीएम ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 देने की योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई ने हाल ही में घोषणा की है कि वो राज्य के भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान करेंगे और इसके लिए इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना की शुरुआत की। तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम का क्या नाम है? तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित सर्जिकल टेली रोबोटिक सिस्टम को नाम दिया गया SSI मंत्रा। देखिए, इससे क्या होगा, अगर कोई एक पेशेंट जयपुर में है और सर्जन अगर गुड़गांव में है या फिर मान लो उत्तराखंड में है, तो वो अपने प्लेस पर रहकर ही सर्जन जयपुर के पेशेंट का ऑपरेशन कर सकता है इस टेक्नोलॉजी या सिस्टम के माध्यम से। तो ये पहला सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली है, पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित, जिसे नाम दिया गया SSI मंत्रा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? पहले ये समझिए कि इंडेक्स किस आधार पर तैयार किया जाता है, किस वर्ल्ड की मिलिट्री कितनी ज़्यादा पावरफुल है, इस आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में 60 अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर किसी भी देश की मिलिट्री को रैंक दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी देश के पास अत्याधुनिक हथियार कैसे हैं, सैन्य क्षमता कैसी है, उस आर्मी में युवा लोग कितने हैं, या फिर इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग है किसी भी देश की आर्मी, इन सभी डायमेंशंस के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अभी 2025 में ये जो इंडेक्स आया, इसमें भारतीय सेना को 4th रैंक पर रखा गया। टॉप 4 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पर अमेरिका की मिलिट्री को रखा गया, सेकेंड पर रशिया को, थर्ड पर रखा गया है चाइना को और 4th पर रखा गया है इस इंडेक्स में इंडिया को। आगे, 6th इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? देखिए, मिलेट्स की बात करें, ये क्या होता है? मिलेट्स का मतलब है मोटा अनाज, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी,
इन सभी को ऐड किया जाता है। अब मिलेट्स प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, भारत के जो किसान हैं उनमें मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करना, यह उद्देश्य है इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का। अब कर्नाटका में 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है और ये 6th एडिशन है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में, 2024 में इसका 5th एडिशन आयोजित किया गया था और अब कर्नाटका में 2025 में इसका 6th एडिशन आयोजित किया जा रहा है। भारत में देखिए सबसे ज़्यादा मोटा अनाज राजस्थान राज्य में उत्पादित किया जाता है और 2nd नंबर पर आता है कर्नाटका। हाल ही में आयरलैंड के नए पीएम के रूप में किसे चुना गया है? तो आयरलैंड के देखिए नए पीएम के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया माइकल मार्टिन को। वैसे माइकल मार्टिन आयरलैंड के 2020 में भी पीएम बने थे और अब ये इनका दूसरा कार्यकाल है आयरलैंड के पीएम के रूप में। तो आयरलैंड के नए पीएम जनवरी 2025 में दूसरी बार बने हैं माइकल मार्टिन। लास्ट क्वेश्चन आज के वीकली करंट अफेयर का, पांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? पांगसाउ पास या दर्रे की बात करें तो ये दर्रा देखने को मिलता है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यहीं पर अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के जो कल्चरल एक्सचेंज है उसको बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। तो आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में हमने 20 से लेकर 26 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में समझा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे लगे होंगे, ईजिली आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।